नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोनिकेत ऑफिशियल। आज हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ का पहला लेक्चर देखने जा रहे हैं। ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ 2 से 3 महीने की रहेगी और इस सीरीज़ को अटेंड करने के बाद आप आराम से किसी भी कुंडली का, चाहे वो आपकी हो, आपके परिवार में किसी की हो या आपके दोस्तों में से किसी की हो, उस कुंडली को आराम से एनालाइज कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की ये जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन होगी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में। जो नए एस्ट्रोलॉजर हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ उनके लिए जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, और जो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजर्स हैं और एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं, उनके लिए भी इस सीरीज़ में या इस लेक्चर में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है कि ये ज्योतिष होती क्या है। देखिए, ज्योतिष दो वर्ड से मिलके बनी है। पहला है ज्योति और दूसरा है ईश। ज्योति मतलब लाइट और ईश मतलब लॉर्ड, गॉड और डिवाइन। तो ये ऐसी ज्योति जो हमें भगवान की ओर या फिर डिवाइन की ओर ले जाए, या उस डिवाइन की ज्योति जो हमें रास्ता दिखाए, उसको ज्योतिष कहा जाता है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है और ये जो 6 वेदांग हमारे बताए गए हैं उसमें से एक वेदांग है जो कि है वेदों की आंखें, eyes of the Vedas, because it helps us to see the path of life, karma and cosmic order। जो हमारे लाइफ का पाथ है, हमारे जो कर्मा है, हम जो यहाँ करने आए हैं, हमारी आत्मा का जो पाथ है, उसको ज्योतिष बताता है। उसको पढ़ने की ये एक साइंस है। बहुत से लोग ज्योतिष को खाली एज अ प्रिडिक्टिंग साइंस देखते हैं, बट ये उससे भी ऊपर की चीज़ है। क्यों? क्योंकि हमारे कर्मास को अंडरस्टैंड करने में मदद करती है, हमारे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की टेंडेंसीज में, हमारी सोल की जर्नी को बताती है कि हमारा जन्म यहाँ किस लिए हुआ है, हमारे पास्ट लाइफ के बारे में बताती है। और इस सोल की जर्नी के हिसाब से ये हमारी लाइफ को गाइड करती है इन हार्मोनी विद कॉस्मिक रिदम्स। मतलब जो ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमसे करवाना चाहती हैं, ये उसका उसको जानने का विज्ञान है। पर्पस पर्पस तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये फार बियॉन्ड प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर है। मतलब ये फ्यूचर तो जान सकते ही हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये ज्योतिष का पर्पस है। जैसे क्या है? क्योंकि ये आईज ऑफ द वेदा, मतलब आंखें ऑफ द वेदास दर्शाती हैं। सॉरी, ये इसलिए ये डिवाइन साइट, मतलब दैवीय ज्योति या फिर गाइडेंस को क्लियरली दिखाता है। तो उसके मेन पर्पस क्या क्या है? सेल्फ नॉलेज, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, मेरी अवेयरनेस, अपने आसपास की चीज़ों से अवेयरनेस को बतलाती है ज्योतिष। ये हमारी इनर नेचर को, हम कैसे हैं, हम कैसे बर्ताव करते हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं, हमारे कार्मिक पैटर्न्स, हमारा पास्ट लाइफ, ठीक है, हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, और हमारा फ्यूचर, ये बताती है। स्ट्रेंथ, हमारी स्ट्रेंथ और हमारी वीकनेसेस क्या क्या हैं। जैसे आप जब ज्योतिष के लेक्चर्स देखते होंगे या जब आप डेली प्रेडिक्शंस पढ़ते हैं, तो स्ट्रेंथ बताते हैं कि एरीज की ये स्ट्रेंथ है, मेष राशि की ये स्ट्रेंथ है, टॉरस की ये स्ट्रेंथ है, जेमिनी की ये वीकनेस है। तो ये सब भी ज्योतिष का एक पार्ट है। ये हमारे कुछ सर्टेन टेंडेंसीज बताती हैं। वही चीज़ जैसे मैंने बताई, जो आपकी स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, पर्सनैलिटीज़ हैं, उसको दर्शाती है। चैलेंजेस हैं लाइफ के, ब्लेसिंग्स हैं जो हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं, ये उसको बताती है। ठीक है, हम हमारे साथ क्या अच्छा होगा, हमारे साथ क्या बुरा होगा, उसको बताती है। कार्मिक गाइडेंस, ठीक है, क्योंकि हमारे जो अब का जन्म है, जो अभी का जन्म है, वो रिजल्ट है पास्ट कर्मास का, हमारे प्रारब्ध का। तो जो हम प्रारब्ध में करके आए हैं, उसके रिजल्ट हम इस जन्म में भोगेंगे। तो ये एक तरह से कार्मिक गाइडेंस बताती है। बाय नोइंग दिस वन कैन एक्ट वाइसली, मतलब हम बहुत ही समझदारी से काम ले सकते हैं। अगर हमको बता दिया जाए कि हमारे साथ ये हो सकता है, तो हम अच्छे से सोच समझ के आगे का फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। तीसरा, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स।
जी, आपने सुना होगा जैसे लोग ज्योतिष पे जाते किस लिए हैं कि हमारी भैया मैरिज कब होगी, हमारी जॉब कब लगेगी, हमारा घर कब बनेगा, मेरा ट्रांसफ़र कब होगा, मेरा बच्चा कब होगा। इसलिए ये कला विद्या या काल विद्या जिसको बोलते हैं, वो भी ज्योतिष का एक बहुत बड़ा पार्ट है। एक्चुअली ये कुछ डेफिनेटिव ऐसा नहीं है कि ज्योतिष ने कह दिया तो हो गया। ये एक्चुअली बताता है राइट टाइम, जैसे कि एक किसान अपने बीज बोता है राइट सीज़न में, ऐसे ही उसको पता होता है कि भैया इस समय बरसात आती है, इस समय गर्मियाँ आती हैं, इस समय सर्दियाँ आती हैं, तो इस हिसाब से मैं ये अनाज बो सकता हूँ, मैं कब गेहूँ लगाऊँ, कब चावल लगाऊँ, है ना, कब गन्ना बोऊँ। तो इसी तरह ज्योतिष हमको राइट कॉस्मिक टाइमिंग बताता है सक्सेस के लिए। ये कोई मैजिक वगैरह नहीं है, ठीक है, ये कोई ऐसी ऑकल्ट साइंस नहीं है जिसका कोई लॉजिकल बेस ना हो, ठीक है, ये बहुत ही लॉजिकल साइंस है। तीसरा रेमेडीज बताता है, हीलिंग बताता है, ठीक है। ज्योतिष डज नॉट शो अस प्रॉब्लम्स, ठीक है, प्रॉब्लम्स नहीं बताता। उसके बाद रेमेडीज बताता है। रेमेडीज आपने सुना होगा, जैसे उपाय होते हैं, मंत्र होते हैं, ठीक है, दान होते हैं, चैरिटीज़ वगैरह, जेमस्टोन्स होते हैं, ठीक है, रुद्राक्ष भी हो रहते हैं इसमें, फास्ट, व्रत, एक्स्ट्रा पूजा पाठ, रिचुअल्स, ये सब चीज़ें ज्योतिष का भी पार्ट है। दिस बैलेंस प्लानिटरी इन्फ्लुएंस एंड रिड्यूस सफरिंग। एक्चुअली देखो, जो हम प्रीवियस जन्मों में कर्म करके आए आए हैं, या हमने जो आज से पहले कर्म कर रहे हैं, उसे तो उसका रिजल्ट हमें भोगना पड़ेगा। लेकिन इन उपायों से क्या होता है कि उनके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उन खराब कर्मों के, वो थोड़े से कम हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको तलवार जहाँ लगनी थी वहाँ आपको खाली सुई की चोट लगेगी। तो इतना ज्योतिष हमारी मदद कर सकता है। आप चाहें कि वो जो हमने कर्म करा है वो कभी फलित ही ना हो, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। होगा ज़रूर, लेकिन हाँ, हम उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम कर सकते हैं। स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, हालांकि ये बहुत कम लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ज्योतिष का असली मीनिंग जो होता है वो मोक्ष के, जो इसका असली उद्देश्य है वो मोक्ष के लिए ही होता है, क्योंकि ज्योतिष का आखिरी जो पड़ाव है वो मोक्ष ही है। आप अगर 12वें घर को देखें, जो ज्योतिष का, जो एक कुंडली का आखिरी घर होता है, वो मोक्ष के लिए ही होता है। तो मतलब उसने पहले घर में जन्म जन्म लिया, दूसरे घर से उसकी फैमिली मिली, धन कमाया, ये घर मिला, सब कुछ करा, जॉब करी, उसके बाद लास्ट में कहाँ जाएगा इंसान? मोक्ष की तरफ जाएगा। तो एक्चुअली ये पूरा एक काल चक्र होता है जो स्टार्टिंग से लेके मोक्ष तक जाता है, ठीक है। अब ये हमें क्या याद दिलाता है? मोक्ष का पर्पस, कि भैया जो भी हमारे लाइफ में प्लेजर आ रहा है, पेन आ रहा है, सुख है, दुख है, आखिर में तो भैया मतलब उसका ये है कि वो हमें हायर ट्रुथ की तरफ, मोक्ष की तरफ ले जाना चाहता है। तो एक्चुअली ये एक मोक्ष, लिबरेशन की तरफ हमें प्रेरित करता है। हार्मनी विद नेचर एंड कॉस्मिक ऑर्डर, ठीक है। ज्योतिष अलाइंस ह्यूमन लाइफ विद कॉस्मिक रिदम। कॉस्मिक रिदम कैसे भाई? जो भी हमारे, हम देखें आकाश में या हमारे ब्रह्मांड में जो भी कुछ हो रहा है वो बिल्कुल टाइमली हो रहा है। जैसे कि सूर्य 365 दिन में, सॉरी, हमारी जो पृथ्वी है वो 365 दिन में सूर्य के चक्कर काटती है, अपनी धुरी पे 24 घंटे में एक रोटेशन करती है। ऐसी मून 27 दिनों में सारे नक्षत्रों का चाल कर लेता है। इसी तरह हर एक चीज़ हमारे ब्रह्मांड में, हमारे कॉस्मोस में बिल्कुल टाइमली होती है, बिल्कुल सटीक टाइम होता है। इसी तरह जब इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं, इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स, इतने बड़े बड़े स्टार्स एक निश्चित टाइम को फॉलो करते हैं, निश्चित साइकिल को फॉलो करते हैं, तो क्या हमारा जीवन जो एक छोटा कीड़े मकोड़े जैसा जीवन मान लो, एक इंसान का इन बड़े बड़े जो ये प्लैनेट्स के सामने, तो क्या हमारा जीवन कंट्रोल नहीं करता होगा? कोई करता होगा ना। तो इसीलिए तो हमारा जीवन भी कॉस्मिक ऑर्डर कंट्रोल करता है। In short, Jyotish is not about fear or blind predictions. It is about light, guidance and conscious living. ये प्रकाश की तरफ हमें ले जाता है, हमें गाइड करता है हमारी लाइफ में, ठीक है। ओरिजिन ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। देखिए, जैसे पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं, जो ज्योतिष है इज़ वन ऑफ द 6 वेदांग्स। वेदांग बताए गए हैं, लिम्स ऑफ वेदास, उसमें से एक है ज्योतिष। देखिए, ये 6 वेदांग होते हैं, जैसे व्याकरण है, निरुक्ता है,
छंद है, शिक्षा है, कल्प है, ऐसे ही ज्योतिष भी एक वेदों का अंग है। और कौन सा अंग है? चक्षु, वेद चक्षु, आई ऑफ द वेदास। ठीक है, इसलिए हमें ये गाइडेंस के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है, हमें ये गाइड करता है। ठीक है, अब ये टेबल दिख सकते हैं, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये डिवाइन रेवलेशंस हैं, श्रुति हैं, मतलब ऋषियों ने इनको मेडिटेशन के दौरान कॉस्मोस से डाउनलोड किया है। ये मैन मेड साइंस नहीं है रिवील्ड है, ये ऐसी साइंस है जो कॉस्मिक ऑर्डर से रिसीव हुई है। जैसे देखो, दो तरह के कैटेगरी स्क्रिप्चर्स होते हैं, पहली श्रुति, दूसरा स्मृति। आपको पढ़ा होगा जो थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है जिन्होंने, तो ये श्रुति होते हैं, रिवील्ड। रिवील्ड कैसे? मेडिटेशन में, जब हमारे ऋषि मुनि मेडिटेशन करते थे तो उनको ऊपर से कहीं ब्रह्मांड से ज्ञान आता था। ठीक है, कुछ बहुत से जो हमारे महान ऋषि हुए हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी को जन्मा है, उसमें से सबसे बड़े ऋषि जो हुए हैं वो हैं महर्षि पराशर। इन्होंने किताब लिखी है बृहत पराशर होरा शास्त्र। जो भी ज्योतिष होता है वो इस किताब को ज़रूर पढ़ता है। और आने वाले लेक्चर्स में जब हम एडवांस्ड क्लासेस करेंगे तो ये किताब आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, उन्होंने पराशर ऋषि ने क्या बताया हमें कि जब जितने ग्रह हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कर्मा हैं और डिवाइन बीइंग्स हैं, मतलब इन्होंने इनको जीवित व्यक्ति की तरह देखा है, एक योगियों की तरह देखा है जो हमें स्पिरिचुअली गाइड करते हैं। जैसे आप जानते हैं ना कि सूर्य को देवता बोला जाता है, चंद्र को देवता बोला जाता है, तो एक तरह से ये देवता हैं, लिविंग बीइंग्स हैं। और भी टेक्स्ट हैं, जैसे कि वराहमिहिरा बृहत संहिता और बृहत जातिका, जैमिनी ऋषि का जैमिनी सूत्र है। ऐसे ही कालिदास ने भी इसके बारे में बोला है, और सत्यचरण जी ने, मंत्रेश्वर जी ने भी बोला है। आगे, कनेक्शन विद कॉस्मिक ऑर्डर। ठीक है, तो वो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ एग्जैक्ट टाइम में जो 365 दिन में रिवॉल्व करती है, ऐसे ही चंद्रमा पृथ्वी की तरफ चारों तरफ 27 दिन में करता है। इसी तरह हमारी जीवन भी, हमारी ह्यूमन डेस्टिनी भी साइक्लिक है, सब कुछ टाइमली होता है। ठीक है, तो इसी लिंक को मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए ज्योतिष का जन्म हुआ। ठीक है, अगला पार्ट पार्ट देखो, कोर कंपोनेंट्स। जब भी आप कुंडली देखते हैं, आपने देखी होगी जिस तरह से बनी होती है, तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि जानने बहुत ज़रूरी हैं। उसी के बाद हम अपने आने वाले लेक्चर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। बर्थ चार्ट क्या होता है आपने देखा होगा, देखिए इस तरह का एक कुंडली चार्ट होती है, इस तरह की होती है। एक्चुअली बर्थ चार्ट होता क्या है? ये होता है अ मैप ऑफ हेवेंस एट द एग्जैक्ट डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ योर बर्थ। जैसे ही आप पैदा होते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पैदा हुए हैं, एक बच्चा पैदा हुआ है, जब पैदा हुआ है कि जो भी आकाश की स्थिति थी, पूरे आकाश की, उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स थे, कुछ कॉन्स्टलेशंस थे जिनको नक्षत्र बोला जाता है, इस तरह की जो भी स्थितियाँ थीं, उनका एग्जैक्ट एक तरह से अगर देखा जाए तो फोटो खींच ली जाती है। तो वो फोटो, स्नैपशॉट, वो होता है आपका बर्थ चार्ट। देखिए ये वाला, ये डायग्राम देखिए, जैसे आप पैदा हुए तो जैसे ये आकाश में लियो है, आप जैसे अर्थ ये रही, सन ये रहा, तो यहाँ पैदा हुए तो पाइसिस, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, ये सब राशियाँ कैसे कैसे अलाइंड हैं आकाश में, इसकी फ़ोटो खिंच जाती है, उसको बर्थ चार्ट बोला जाता है। शोज द पोजिशंस ऑफ प्लैनेट्स, सन, मून एंड स्टार्स इन 12 ज़ोडिएक साइंस। ठीक है, जितने भी प्लैनेट होते हैं या प्लेसमेंट्स होती हैं अलग अलग घरों में, वो हमारे कर्मास को, हमारे कर्मों को, पर्सनैलिटी को, स्ट्रेंथ और वीकनेस को दर्शाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं फोर कंपोनेंट्स में प्लैनेट्स। देखो प्लैनेट्स वैसे तो 9 बताए गए हैं हमारे वैदिक ज्योतिष में। पहला है मार्स, मंगल, मरकरी, बुध,
जुपिटर गुरु, वीनस, शुक्र, सैटर्न, शनि, सन, सूर्य, मून, चंद्रमा, और दो और होते हैं क्योंकि वो शैडो प्लैनेट्स हैं इसलिए इस टेबल में मैंने इनको इंक्लूड नहीं करा है। दो और होते हैं जिनको बोलते हैं राहु एंड केतु। ठीक है, तो ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये भी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज को सिग्निफाई करते हैं। ये आप टेबल देख सकते हैं, इसे टेबल को देख के अभी घबराइएगा मत। बाद में हम इसको अच्छे से अगले आने वाले लेक्चर्स में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, 12 हाउसेस होते हैं, जैसे आपने मैंने दिखाया था आपको कि कुंडली का चार्ट होता है उसमें 12 हाउसेस होते हैं। ये पहला हाउस होता है, फर्स्ट हाउस। ठीक है, ये सेकंड हाउस, ये थर्ड हाउस। ये हाउसेस फिक्स्ड रहते हैं, ये हर कुंडली में फर्स्ट हाउस यही होगा, सेकंड हाउस यही होगा, थर्ड हाउस यही होगा। ठीक है, तो ये भी आप इसको पॉज करके आप इसके नोट्स बना सकते हैं। सारे हाउसेस किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो पहला हाउस जो होता है, फिर भी आप मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, बॉडी को, फेस को, आपके माइंड को, आपकी लाइफ के इनिशियल स्टार्ट को दर्शाता है। इसको तनु भाव भी बोला जाता है। दूसरा हाउस बोला जाता है धन भाव या कुटुंब भाव, है ना। तीसरा हाउस बोला जाता है यंगर ब्रदर का हाउस या पराक्रम का, करेज का। फोर्थ हाउस मदर का, होम का, लग्जरी का। फिफ्थ हाउस चाइल्ड का। सिक्स्थ हाउस एनिमी का, डिसीज़ का, डेट का। सेवेंथ हाउस मैरिज का, स्पाउस का, पार्टनरशिप का। एट्थ हाउस डिसीज़ का, मतलब जो लंबी डिसीज चलती है या मृत्यु भाव भी बोला जाता है इसको। ठीक है, नाइन्थ हाउस लक का। ठीक है, और ग्रांड डिवोशन का, लक का, फादर का। टेंथ हाउस आपके करियर का, डिग्निटी का, आप कितने फेमस होंगे, आपका बिजनेस कैसा चलेगा। ठीक है, 11th हाउस आपका रहता है इनकम का, एल्डर ब्रदर का, फ्रेंड्स का। 12th हाउस आपका होता है एक्सपेंडिचर का, व्यय हाउस इसको बोलते हैं, लॉसेस का। ठीक है, तो अभी आप इतना ही नोट कर लीजिए। आगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में इनको एक एक हाउस को डिटेल में पढ़ा जाएगा। ऐसे ही 12 हाउसेज होते हैं, तो उनमें हर हाउस में एक ना एक राशि होती है जो कि एरीज। ये 12 राशियाँ होती हैं, इनके नाम देख लीजिए। एरीज हिंदी में मेष, दूसरी टॉरस हिंदी में ऋषभ, तीसरी जेमिनी हिंदी में मिथुन, चौथी कैंसर हिंदी में कर्क, पांचवी लियो हिंदी में सिंह, छठी वर्गो हिंदी में कन्या, सातवीं लिब्रा हिंदी में तुला, आठवीं स्कॉर्पियो हिंदी में वृश्चिक, नाइन्थ सेजिटेरियस हिंदी में धनु, 10th कैप्रिकॉन हिंदी में मकर, 11th एक्वेरियस हिंदी में कुंभ, 12th पाइसेस हिंदी में मीन। ठीक है, इनके ये प्लानिटरी रूलर्स होते हैं, ये आप देख लीजिए। इनके एलिमेंट्स फायर, अर्थ, एयर, वाटर इस तरह से रहते हैं। ये भी मैं आगे लेक्चर्स में आपको अच्छे से बताऊंगा। और ये चीज़, एक चीज़ ध्यान रखिए, ये आप जितने भी, सॉरी, हाँ, जितने भी ये आपके साइंस हैं इनके नंबर जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि अब देखेंगे जब कुंडली हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें ये एरीज टॉरस ऐसे नहीं लिखा रहता है, इसमें नंबर्स लिखे रहते हैं हर हाउस में। तो हम नंबर से ही अब राशि को याद करना पड़ेगा आपको, और इसी सीक्वेंस में याद करिए। ये आप बार बार देखिए इस चीज़ को, इस चार्ट को बना लीजिए और बार बार देखिए इसको। ठीक है, ये याद करना बहुत ज़रूरी है, मुंह ज़बानी याद होनी चाहिए नंबर्स। जैसे आपको पता हो कि फोर्थ क्या है जी, फोर्थ है कैंसर, कर्क मतलब। 7th राशि क्या है, लिब्रा, तुला। ऐसे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नक्षत्र। ठीक है, अब अगला जो कोर कॉन्सेप्ट है वो नक्षत्र का आता है। नक्षत्र होता क्या है, देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 27 नक्षत्र बोले गए हैं जिनके लूनर कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं या लूनर मेंशन होते हैं, मेंशन बोलता है। तो देखा गया है कि मून डेली एक एक नक्षत्र बदलता है, तो जिस नक्षत्र में वो होता है तो उस दिन वो नक्षत्र माना जाता है। और दूसरे तरीके से देखें तो जो हमारे 12 साइंस होते हैं उनको हम और ब्रेक डाउन करें, और छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करें, तो वो ज़ोडिएक साइंस बन जाते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये डायग्राम देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये एरीज़ है, ये एरीज़ को हम और ब्रेक डाउन करेंगे तो ये अश्विनी, भरनी, कृतिका, इस तरह के
नक्षत्र में ये टूट जाता है, तो ये और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाती हैं चीज़ें, और ज़्यादा डिटेल में हम प्रिडिक्शन दे पाते हैं, और ज़्यादा बारीक प्रिडिक्शंस हम कर पाते हैं। ठीक है, तो और ज़्यादा यूनिक ट्रेड्स निकल के आते हैं। एरीज में भी अगर कौन, जैसे मान लो कि हम किसी की कुंडली देख रहे हैं, तो एरीज में भी हम कौन सा नक्षत्र देख रहे हैं, तो उससे भी एक यूनिकनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है, और ज़्यादा बारीकियाँ निकल के आती हैं। ठीक है, तो पर्सनैलिटी, इंस्टिंक्ट्स, कर्मा बेस्ड ऑन पोजिशन ऑफ मून एट द बर्थ टाइम, ये सब नक्षत्रास बताते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कि मून स्पेंड्स अबाउट 1 डे इन ईच ऑफ दिस कॉन्स्टलेशंस मेकिंग द बर्थ नक्षत्र, जन्म नक्षत्र जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नक्षत्र देखिए ये 27 होते हैं। अभी ये वाली चीज़ें, ये डिग्रीज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लॉर्ड वगैरह मत देखिए, दशा मत देखिए, अभी फ़िलहाल ये देखिए, ये 27 नक्षत्र होते हैं जो मैंने ये अभी मार्क करा है रेड स्क्वायर से। तो अब इसको याद करिएगा, इसको आप ऐसे याद, अभी तो याद नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन धीरे धीरे आप इसको एक स्नैपशॉट ले सकते हैं इसका। तो ये 27 नक्षत्र होते हैं। दशा, जैसी दशास क्या होती हैं, देखिए प्लानिटरी पीरियड्स होते हैं। जैसे अब मैं बताऊं आपको, दशा मतलब इसका संस्कृत वर्ड कहाँ से आया, स्टेट और सर्कमस्टांस। कहते हैं ना कि क्या, जैसे हमने सुना होगा कि इसकी शनि की दशा चल रही है, या इसकी राहु की दशा चल रही है। तो ये एक सिग्निफिकेंट पीरियड है ऑफ अ ह्यूमन लाइफ, क्योंकि पर्टिकुलर प्लैनेट एग्जर्ट करता है स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनस लाइफ। ठीक है, अगर हम लाइफ को अगर चैप्टर्स देखें, ठीक है, मतलब लाइफ एज चैप्टर्स, अगर लाइफ को एक बुक देखें, तो ईच दशा रिप्रेजेंट अ चैप्टर दैट इज शेप्ड बाय द प्लानिटरी रूलर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जैसे कि एक हमारी पूरी लाइफ किताब है, तो हर दशा एक चैप्टर है, हर दशा में कुछ ना कुछ अलग होगा, कुछ ना कुछ नया होगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कुछ ना कुछ बुरा होगा। ठीक है, तो ये दशा होती हैं सन की, मून की, ये इनके ईयर्स हैं। ये अभी आप देख लीजिए, इनको आगे डिटेल में बताया जाएगा। टोटल 120 साल की दशा मानी गई है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इंसान की उम्र 120 साल मानी गई है कलयुग में। ठीक है, तो दशा कैसे डिटरमाइन होता है कि हमारा मून जिस नक्षत्र में होता है हमारे पैदा होने के समय, उस नक्षत्र का जो लॉर्ड होगा वहाँ से दशा शुरू होगी। देखिए, जैसे मान लो कि अगर मैं या कोई अश्विनी नक्षत्र में, माघ में या मूल में पैदा हुआ हो, तो उसका स्टार लॉर्ड केतु होगा, तो ये बोलेंगे कि वो केतु के नक्षत्र में केतु की दशा में पैदा हुआ। केतु की दशा 7 साल की होती है। ठीक है, ऐसे ही अगर ये 3 नक्षत्र हैं, भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़, तो हम कहेंगे कि वो जातक वीनस की दशा में पैदा हुआ है, वो 20 साल की होती है। तो ये दशा के जो पीरियड हैं ये भी इतने ही रहते हैं। केतु की 7 की होगी, वीनस की 20 साल की होगी, सूर्य की 6 साल की होगी, मून की 10 ईयर्स की होगी, मार्स की 7 साल की, राहु की 18 की, जुपिटर की 18 की, सॉरी 16 की, सैटर्न की 19 की, मरकरी की 17 की। ठीक है, अब देखिए कि और इसी सीक्वेंस में, ये सीक्वेंस होती हैं दशाओं की। ठीक है, जैसे केतु के बाद वीनस की ही आएगी, या वीनस के बाद सन की ही आएगी, देखो साइक्लिक होगा ये हमेशा, ये ध्यान रखना। मान लीजिए किसी का जन्म अगर राहु की दशा में होता है, तो उसकी अगली दशा 18 साल बाद जुपिटर की ही आएगी, फिर सैटर्न की आएगी, फिर मरकरी की आएगी, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर केतु की आएगी, फिर वीनस की आएगी, फिर सन की आएगी। ठीक है, होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा, व्हाट मेक्स वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूनिक? वो कर्मा कनेक्शन होता है। जितने भी ओकल्ट साइंसेज हैं, इसमें से वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही है जो हमारे कार्मिक पैटर्न्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। क्यों? वो कहती है कि भैया जो हमने पास्ट में करा उसी से हमारा प्रेजेंट डिसाइड होता है, जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं उसी से हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा। ठीक है, तो वो कहती है भैया फेट हमारी फिक्स नहीं है, मिक्स, इट इज़ अ मिक्स ऑफ पास्ट कर्मा एंड प्रेजेंट चॉइसेस। पास्ट कर्मा क्या होता है? प्रारब्ध। तो जैसा हमारा प्रारब्ध होगा वैसे ही सर्कमस्टेंसेज में हम पैदा होंगे। हम कैसी फैमिली में पैदा होते हैं, हमारी बचपन से हेल्थ कैसी है, हमारी बचपन से टेंडेंसी कैसी है, हम पैसे वाले घर में पैदा होंगे, गरीब घर में पैदा होंगे, हमारे माता पिता कैसे होंगे, हमारा शरीर कैसा होगा, हम कितने लंबे होंगे, हमारे बाल कैसे होंगे, ये सब प्रारब्ध डिसाइड करता है। ठीक है, देखो ये 3 टाइप के कर्म होते हैं। पहला होता है संचित कर्म, जो कि हमने, हमारे बहुत सारे प्रीवियस बर्थ हुए हैं, तो उन सब के जो कर्म होते हैं, जो कलेक्शन होता है वो होता है संचित कर्म। उसमें से कुछ कर्म
एक मान लीजिए कि एक पूरा वो एक बॉक्स है या फिर पूरा एक स्टोर है, उसमें से कुछ कर्म निकाल के हमें ईश्वर या प्रकृति इस जन्म में भोगने के लिए दे देती है। उसको हम बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। ठीक है, संचित कर्म का थोड़ा सा हिस्सा निकाल के प्रकृति ने हमें इस जन्म में दे दिया कि भैया इसको तुम भुगतो, इस प्रारब्ध को भुगतो, तो ये प्रारब्ध हो जाता है। फिर इस जन्म में भी हम अपनी तरफ से कुछ कर्म करते हैं जिसको बोलते हैं आगामी कर्म। फिर ये कर्म जो करते हैं फिर ये भी संचित कर्म में जाके जमा हो जाता है। तो इस तरह से साइकिल चलती रहती है। संचित कर्म बड़े होते होते चले जाते हैं, फिर वो प्रारब्ध में आते हैं, फिर हम प्रारब्ध के अनुसार और नए कर्म करते हैं जिसको आगामी कर्म बोला जाता है, और इसी तरह साइकिल कंटिन्यू होती रहती है। ठीक है, तो क्रियामान होता है, जो हमारी प्रेजेंट चॉइसेस होती हैं क्रियामान होती हैं। तो हम जो अब प्रेजेंट में करेंगे वो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको संचित कर्म क्या होता है। स्टोर्ड कर्म होते हैं दैट मे मैनिफेस्ट इन फ्यूचर लाइव्स। ठीक है, क्योंकि इतना सारा होता है संचित कर्म की एक जन्म में इसको भोगना मुश्किल है, मतलब नहीं हो सकता। तो इसलिए ये प्रारब्ध में धीरे धीरे करके, इसलिए हमें कई लाख साल लग जाते हैं, कई लाख जन्म लग जाते हैं हमें, जैसे बोला गया है हमारे शास्त्रों में, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। जब तक वो संचित कर्म खत्म नहीं होंगे हमारा जन्म होता ही रहेगा। अच्छा, अब प्रेडिक्टिव पावर के बारे में आ जाते हैं। देखिए, प्रेडिक्टिव पावर हम किसी चीज़ को डिसाइड करना कि हमारी भैया कि मैरिज कब होगी, है ना, जॉब कब लगेगी, घर कब बनेगा, चाइल्ड बर्थ कब होगा, तो ये सब होती है प्रेडिक्शंस। तो ये डिसाइड होती हैं दशाओं से, जैसे कि बहुत दशा होती हैं, महादशा, उसके अंदर अंतरदशा, उसके अंदर और प्रति अंतरदशा। ऐसे ही गोचर होते हैं, जैसे आप साइड में ये इमेज देख रहे हैं, ये इस तरह से प्लैनेट्स मूव करते हैं, तो ये गोचर हो रहा है। ठीक है, तो ये गोचर जैसे भी ट्रांजिट्स इसको बोलते हैं, डेली ट्रांजिट, तो इसके हिसाब से भी हमारी प्रिडिक्शन करी जाती है ज्योतिष में। ठीक है, फिर रेमेडीज़ आती हैं। रेमेडीज़ में जैसे मंत्र हो गए, ये मंत्र लिखे, देखो नवग्रह के मंत्र लिखे हैं, है ना, सूर्य के, चंद्र के, मंगल के, बुध के, इस तरह से और भी मंत्र होते हैं। ये खाली डायग्राम आपको समझाने के लिए बताया गया है, कृपया करके मतलब ऐसे ही कोई मंत्र नहीं पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दूसरी जेमस्टोन्स होते हैं, है ना, जैसे रूबी हो गया, एमरल्ड हो गया, हीरा, इस तरह की चीज़ें। चैरिटी होती हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं, हवन होम वगैरह, चैरिटी दान। ठीक है, पैसों का भी होता है, अनाजों का भी होता है, चीज़ों का होता है, कपड़ों का होता है, ऐसे ही। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देख लीजिए आप। ठीक है, करियर गाइडेंस, कौन सी फील्ड आपको सूट करेगी, ये आपको ज्योतिष बता सकता है। मैरिज कंपैटिबिलिटी, कुंडली मैचिंग, इंडिया में तो, नॉर्थ इंडिया में तो बहुत फेमस होती है, मतलब फेमस क्या, इसको लोग तो बहुत ज़्यादा ही मानते हैं नॉर्थ इंडिया में। तो ये एक देख लीजिए। हेल्थ इंडिकेशंस, ठीक है, वीक हाउसेस, जैसे कि सिक्स हाउस हो गया, एट्थ हाउस हो गया, फर्स्ट हाउस जो लग्न है, तो उसको एनालाइज करते हैं कि कैसी हेल्थ रहेगी जातक की। ठीक है, अभी आप ये सिक्स एट्थ हाउस और ये फर्स्ट हाउस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, धीरे धीरे आपको सब कुछ करना सिखाऊंगा। राइट टाइमिंग कब कब होती है, जैसे कि अब मुझे कोई घर बनाना है तो उसकी नींव कब रखनी है, ठीक है, उसकी रजिस्ट्री कब करवानी है, ऐसी मैरिज फेरे कब होंगे, है ना, एंगेजमेंट कब होगी, इन्वेस्टमेंट किसी को करनी है, जैसे को कोई ट्रेडर है, कुछ है, तो किसी को शेयर खरीदने हैं तो वो इन्वेस्टमेंट कब करेगा, ये सब हम बता सकते हैं। इनर ग्रोथ, विच लेसन्स योर सोल मस्ट लर्न इन दिस लाइफ। मान लो कि कोई ज्योतिष को अध्यात्म के लिए यूज़ करना चाहे, तो हमारी सोल का क्या लेसन्स है, हमारी सोल यहाँ क्या करने आई है, तो उसके लिए भी ज्योतिष बहुत हेल्प कर सकती है। खाली ही जो मटेरियल चीज़ों के, मटेरियल वेल्थ और ये गाड़ी घोड़ा बंगला, है ना, ये जॉब शादी, इसी के लिए नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी, जीने के लिए भी ज्योतिष हमारी हेल्प कर सकती है। अच्छा, तो अब अभी हम कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट फॉर्च्यून टेलिंग, मतलब भविष्य बताने की कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है, बट ये है गाइडेंस है और टाइमिंग की साइंस है, मतलब हमें गाइड ही कर सकती है। जैसे हमारे पास ये हम बता दें कि भैया इस रास्ते पे आपको ये मिलेगा, इस रास्ते पे आपको ये मिलेगा, यहाँ जाओगे तो ये होगा। तो ये अब हमारे ऊपर है कि हम ये क्या चुनेंगे।
ठीक है, जिससे हमारे आगामी कर्म बनेंगे। ठीक है, इट इज़ अ साइंस ऑफ टाइम एंड कर्मा। इट डज नॉट फिक्स योर फेट। फेट एग्जैक्टली फिक्स नहीं है, बहुत ही कम फिक्स्ड है, ज़्यादातर हमारे हाथ में ही रहती है। ठीक है, तो ये हमको हमारे पैटर्न्स और साइकिल्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। हमें बताती है कि भैया टाइम हमारा कब सपोर्टिव आएगा, कब चैलेंजिंग आएगा, मतलब किसान कब कब फसल बोए, कब ना बोए, कब तूफान आने वाला है, कब गर्मी ज़्यादा पड़ने वाली है, ये सब हम बता सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हाँ, फॉर एग्जांपल फार्मर डजंट कंट्रोल द सीजन बट बाय नोइंग द सीजन्स ही प्लांट्स एट द राइट टाइम। ठीक है, तो जैसे सिमिलरली, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अबाउट फ्यूचर टेलिंग, फॉर्च्यून टेलिंग, इट्स अबाउट कॉन्शियस लिविंग इन हार्मोनी विद टाइम। मतलब टाइम के साथ साथ सब कुछ सही होता चला जाए तो उससे बढ़िया अब क्या चाहिए आदमी को। ठीक है, नॉट एवरीथिंग इज फिक्स्ड, फ्री विल प्लस अवेयरनेस कैन चेंज आउटकम्स। ठीक है, देखो हमारी फ्री विल अगर अवेयरनेस के साथ मिल जाए, हमें कोई कोई गाइड कर दे, तो हम अपनी फ्री विल का गुड यूज़ कर सकते हैं, अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही जो हमारे आगामी कर्म हो जाएंगे आने वाले, वो बेटर हो सकते हैं। तो जो पहले हमारे प्रारब्ध में लिखा था कि ये करेगा, तो हम उससे हटकर भी थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज़, सम थिंग्स आर कार्मिक, जो चीज़ सेट है वो तो सेट है ही, लेकिन फ्री विल और अवेयरनेस के साथ हम कैसे एक्सपीरियंस करेंगे उस प्रारब्ध को, ये हम चेंज कर सकते हैं। हम अपना परसेप्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लो कि दो लोग एक ही तूफान में फंस जाएं। ठीक है, एक, दोनों को तैरना आता हो, लेकिन एक पैनिक कर जाए, घबरा जाए और वो हाथ पैर चलाए और डूब जाए। दूसरा पहले से प्रिपेयर करे और सरवाइव कर जाए। तो जो ये स्टॉर्म है, जो तूफान है, ये तो कर्म की वजह से आया था, प्रारब्ध की वजह से आया था, लेकिन रिस्पॉन्स हमारा फ्री विल था कि हम कैसे उसको रिस्पॉन्स करेंगे। क्या हम पैनिक कर जाएंगे, है ना, तो हम डूब जाएंगे, ड्राउन हो जाएंगे। अगर हम प्रिपेयर करेंगे, पीसफुल रहेंगे, तो हम सर्वाइव कर जाएंगे। तो ये पीसफुल रहने का तरीका कहाँ से आया? फ्री विल प्लस अवेयरनेस एंड गाइडेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो ज्योतिष इज इक्वल टू कॉस्मिक जीपीएस। पॉसिबल रूट्स दिखा सकता है आपको, बट आप चूज तो आपको करना है, कहाँ है आपको, कहाँ ले जानी है अपनी गाड़ी। ठीक है, रेमेडीज आर नॉट मैजिक ट्रिक्स। अच्छा, देखिए ये मैजिक ट्रिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत से ज्योतिष कहते हैं कि भैया आपका ये प्लैनेट वीक है तो इसको स्ट्रॉन्ग कर लो। हम प्लैनेट को वीक या स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। हम अपनी एनर्जी को उससे अलाइन कर सकते हैं। तो ये मैजिक ट्रिक नहीं है, ये अलाइनमेंट है विद कॉस्मिक वाइब्रेशंस। मंत्रा मंत्र जो होते हैं, उसमें कुछ साउंड्स इस तरह से होते हैं कि जो आपके माइंड को हायर फ्रिक्वेंसी से ट्यून कर देते हैं। ऐसी जेमस्टोन्स होते हैं जो लाइट थेरेपी पे काम करते हैं। चैरिटीज़ होती हैं जो कार्मिक ब्लॉकेजेस को दूर करते हैं। फास्टिंग होती है प्यूरीफाई ब्लड, सॉरी प्यूरीफाई बॉडी एंड माइंड फॉर स्पिरिचुअल क्लैरिटी। तो ये आप ध्यान रखिए कि हम किसी प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं कर सकते, हम अपनी ही रिसेप्शन को वीक या स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि हम उसकी एनर्जीज को कैसे रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर, देखिए दे डोंट कैंसिल कर्मा, जो भी रेमेडीज होती हैं वो हमारे कर्म को कैंसिल नहीं करती हैं, हमें स्ट्रेंथ देती हैं, हमारी उनकी इंटेंसिटी रिड्यूस कर सकती हैं और हार्मोनी और अपॉर्चुनिटीज़ को पैदा कर सकती हैं। मतलब अगर हमारे लाइफ में कुछ हार्डशिप्स लिखी हैं, तो अगर हम रेमेडीज़ कर लें तो नई अपॉर्चुनिटीज़ और नए रास्ते खुल सकते हैं। ठीक है, इफ़ अ वेदर इज़ रेनी यू कांट स्टॉप इट, है ना, बारिश आएगी तो आएगी, हम क्या कर सकते हैं भाई। लेकिन हाँ, अगर हमें कोई बता दे तो हम घर से एक छाता ले जा सकते हैं और बारिश से अपने आप को बचा सकते हैं। ऐसे ही अगर बहुत गर्मी पड़ने वाली है तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन हम अपने घर में एसी लगा सकते हैं या कूलर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से कॉस्मिक गाइडेंस का काम करती है ज्योतिष।
थैंक यू। नमस्कार। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।